हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड ब्लस्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है सोमरसेट और सरे के बीच में। तो डे वन जो था हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब गया था, जो कि इग्नोर करने वाली बात नहीं है। लेकिन कल का दिन कंपैरेटिवली बेटर गया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि धमाल मचा दिया, आग लगा दिया, लेकिन कमबैक अगर आप कहेंगे तो कुछ हद तक हमने करा है। ठीक है। और मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि अगर आप मतलब कल कुछ धमाका ही हो जाता तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आ जाते, और फिर से अगर लॉस होता तो फिर से डिमोटिवेशन। तो इसीलिए हमें अभी थोड़ा बहुत स्टेबल हुए हैं हम कल के मैच के में। कुछ रिजल्ट्स अच्छे गए हैं, बुरे भी गए हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो ठीक ठाक रिजल्ट गया है। ठीक है। और आई होप कि यहाँ से हमें कंसिस्टेंसी मिले। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें हर मैच में जीत मिले, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ही लंबा टूर्नामेंट है, आप समझ सकते हैं। लगातार मैचेस हैं, एक मैच डेज में लगभग 7-8 मैचेस हो रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है सब मैचेस में कुछ अच्छा करना। लेकिन अगर आप 40-50% भी जीत दर्ज कर पाए ना, तब भी आपको समझना पड़ेगा कि ये टूर्नामेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आप सही लीग्स भी खेलते हैं तो। ठीक है। और मुझे लगता है कल कंपैरेटिवली बेटर रिजल्ट रहा है काफ़ी लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है कूपर एसोसिएट काउंटी ग्राउंड पे, जहाँ पे सोमरसेट ने अपना पहला मैच जो खेला था एसएस के अगेंस्ट इस सीजन में, वही ग्राउंड ये भी है, यही है। वो मैच वो हार गए थे, आपको पता ही होगा, जहाँ पर लगभग मैं कहूँगा कि बहुत बुरे हालत में वो नहीं थे, डिस्पाइट बैटिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं हुई थी, स्टार्ट अच्छा मिलने के बावजूद भी। लेकिन जिमी नेशम की एक बहुत, तो अभी पिछले सीजन की क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख चुके हैं। वेदर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो सोमरसेट आपको 3-2 से यहाँ पर आगे होते हुए दिख जाएगी। ठीक है। कॉम्पिटेटिव फिक्सचर रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और इस ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे नहीं हैं सोमरसेट के। ये सब हम आगे बातें कर चुके हैं, तो ये सब बातें हम अभी नहीं करेंगे। आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे 2017 से। आखिरी सीजन में इन दोनों टीमों के बीच मैच नहीं हुआ था, तो 2017 से 2019 तक हमें मैच मिलेंगे जो हमें कंसिडर करना है। तो देखते रहो। ये है टॉन्टन में मैच हुआ था, ठीक है, जहाँ पर आज का मैच होने जा रहा है। सर ने बनाया था 156, चेस कर लिया सोमरसेट ने। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको ग्रेगोरी दिख जाएंगे, मैल्कम शायद नाम है इनका, वालर, वैंडमरवा इनके विकेट से। वालर एक ऐसे बॉलर है ना जो जनरली टी20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। टी20 स्पेशलिस्ट इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा विकेट निकालते हैं, जी नहीं, उसलिए नहीं, लेकिन ये काफ़ी इफेक्टिव बॉलर माने जाते हैं। ओपनिंग बॉलिंग पे आते हैं, एक आध विकेट तो इनके खाते में हमेशा ही रहता है। मतलब 10 में से 9 मैचेस में आपको दिखेगा कि वालर विकेट निकाल रहे हैं। हालांकि आखिरी मैच में विकेट नहीं निकाला था उन्होंने, हो सकता है कि वो तो 10 मैच में 1 या 2 मैच हो जहाँ पर वो विकेटलेस जाते भी हैं, वो मैचों में से वो रहा हो। लेकिन ओवर द सीजन आपको दिख जाएगा कि ये काफ़ी इफेक्टिव बॉलर हैं। भले ही बहुत ज़्यादा विकेट नहीं निकालते हों, लेकिन इकोनॉमिकल रहते हैं और ओपोनेंट को प्रेशर बना के रखते हैं, जिसका फायदा दूसरे बॉलरों को मिलता है। सोमरसेट ने यहाँ पर चेस कर लिया। लीड किया किसने? रॉयल ऑफ वैंडमरवा और हिल्द्रेथ ने। यहाँ पर बॉलरों में से टॉम करन जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, रिकी फ्लैग भी अवेलेबल है, लेकिन उनको खिलाया नहीं गया था आखिरी मैच पर। अगला मैच ये हुआ था केनिंगटन ओवल में। तो यहाँ पे मैच जो है 10 ओवर का हो गया था। आपको टॉम करंट के विकेट्स फिर से दिख जाएंगे और ग्रेगोरी के रन्स हैं, और यहाँ पर वैंडमरवा के और रॉय की कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, और ये देख के कोई फायदा नहीं है टोटल में। अगला मैच और ये है सेकंड लास्ट मैच जो टॉन्टन में हुआ था। ऊपर एक मैच आपने देखा, यहाँ पर क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ आपको देखने को मिली थी, चेजिंग टीम ने जीत हासिल करा था और चेजिंग कंपैरेटिवली इजी हुआ था, 158 का जो टारगेट था। उसके बाद अगर हम इस मैच पे देखें तो 176 बनाया था सारे ने। फिर से आपको टॉम करन और रिकी क्लार्क दिख रहे हैं, ठीक है, और विल जैक्स, इन्होंने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करा था। वैंडमरवा, ग्रेगोरी फिर से। सोमरसेट चेस कर गई। ऊपर भी आपने चेसिंग होते हुए देखा, यहाँ पर भी चेसिंग। टॉम करन के 2 विकेट्स भी हैं, और बाकी जो बैट्समैन थे उनमें से कोई बताने लायक है नहीं। यहाँ पर भी हमने चेस होते हुए देखा है, यहाँ पर भी चेस होते हुए देखा है, यहाँ पर भी चेसिंग टीम जीती है। अच्छा, चौथा मैच और आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इसी ग्राउंड पे खेल के गई है, और फिर से टॉम करंट का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। वालर ने भी यहाँ पर 2 विकेट निकाला था, सैम करंट के रन्स भी हैं, 200 रन बनाया था सारे ने, जो काफ़ी बड़ा स्कोर है इस ग्राउंड के कंपैरिजन में। जब हम आगे बातें करेंगे आपको समझ में आएगा। इसको भी चेस कर लिया। लीड किया किसने? हिल्द्रेथ ने, और बैंटन के यहाँ पर कुछ रन्स थे। जैसे मैंने आपको आखिरी मैच वीडियो में बताया था, जो मैच हुआ था सोमरसेट और एसएस के बीच में, कि बैंटन का 2019 साल पूरा उनका ही था, और ऐसा कोई मैच नहीं गया था जो इस ग्राउंड पे वो फेल हुए होंगे। तो हर मैच में खाते में रन था, और उसी का रिफ्लेक्शन है ये। तो 2019 का ही एक मैच है, तो हर मैच में रन था, तो इस मैच में भी रन था। हिल्द्रेथ के कुछ रन है और बायरॉन के कुछ रन, और बैटी ने यहाँ पर 1 विकेट निकाला था। और आखिरी जो मैच हुआ था ये हुआ था केनिंगटन ओवल में।
सॉमरसेट 157 उन्होंने बनाया। बैंटन का यहाँ पर भी रन था, मतलब आखिरी जो मैच दो मैच जो बैंटन खेल के गए हैं दोनों ही मैच के खाते में रन है। सिर्फ एक ही चीज़ आपको बैंटन को बहुत बड़ा कुछ मतलब बनाने के लिए रोकेगा और वो है उनके करंट फॉर्म। नहीं तो 2019 के जितने भी मैचेस आप देखेंगे ना 95% मैचेस में तो आपको बैंटन आग उगलते हुए देखेंगे, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो जाए, चाहे वो T20 हो, चाहे वो 50 ओवर हो। तो वही का एग्जाम्पल है ये। बैटी के 2 विकेट्स जो हमेशा ही केरन टनबल में अच्छा करते हैं, सैम करन और यहाँ पर जॉर्डन क्लार्क थे। वैन टनबल ने भी यहाँ पर 2 विकेट निकाला हुआ है। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली कोई नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं सैम करन आखिरी जो 2 मैच खेल के गए हैं उनका कंट्रीब्यूशन है। याद रखना ये 2019 के सैम करन है और 2021 के सैम करन तो और भी ज़्यादा मैच्योर्ड हो चुके हैं। जो मैंने आपको आखिरी मैच में बताया हुआ था, जो सड़े और मिडलसेक्स का मैच था, आपने देखा था उस मैच में भी सैम करन का कंट्रीब्यूशन था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर आप उस हिसाब से सोचते तो सैम करन कैप्टन मटेरियल नहीं बनते, लेकिन जो प्लेयर वो अभी बन चुके हैं उसके बाद उनको कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाना ही बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जो उन्होंने साबित भी कर दिया। बैटिंग से उतना खास कुछ नहीं था उनका, लेकिन बॉलिंग उन्होंने बहुत ही अच्छी करी और सेकंड इनिंग्स में लगभग 10 ओवर के बाद से उनका ही दबदबा था। इसके सिवा टॉम करन का भी हमने नाम देखा है। बैंटन आखिरी जो 2 मैच में खेले हैं उनका परफॉर्मेंस हमने देखा है। रॉयल ऑफ वेंडमर्वर, लुइस ग्रेगोरी जैसे परफॉर्मर्स का भी है, उतना कंसिस्टेंटली नहीं। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो सॉमरसेट ये जो मैच उन्होंने जीता था जिसको लीड किया था बैंटन ने, इसके अलावा बैटिंग से बहुत बड़ा कुछ उन्होंने करा नहीं है। ठीक है, अगर मैं मतलब इंडिविजुअलिटी बात करूँ करंट जो स्क्वाड मेंबर्स हैं उनमें से, तो हमें बहुत सारे नाम वहाँ से देखने को नहीं मिल रहे हैं। पहले कुछ प्लेयर्स हुआ करेंगे होंगे लेकिन अभी उस तरह से हमें देखने को नहीं मिला है। कुछ गिने चुने नाम हैं, जैसे कि जिनमें से जेम्स हिलद्रेथ का नाम हमने 1-2 बार देखा है, रॉयल ऑफ वेंडमर्वर है, ग्रेगोरी एक नाम पर है, टॉम बैंटन आखिरी 2 मैच में, बस ऐसा ही मतलब जो कॉमन प्लेयर्स हैं उनमें से ही है जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं। हेड टू में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली बताने लायक कुछ है नहीं, तो यही हम इग्नोर ही कर लेते हैं। ग्राउंड में बात करते हैं, ग्राउंड में भी इंडिविजुअलिटी ज़्यादा हमें नहीं है, लेकिन मैंने आखिरी मैच वीडियो में बताया हुआ था, अभी बता रहा हूँ कि टॉम बैंटन के रिकॉर्ड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे होते हैं। आखिरी मैच पर 9 गेंदों में 18 रन उन्होंने बनाया था। अगर ये पहले वाले टॉम बेल्टन होते तो शायद उस इनिंग्स को वो बहुत लंबा खींच देते, लेकिन जस्ट क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो उतना खास कुछ वो कर नहीं पाए हैं। लेकिन रिकॉर्ड्स जो है टॉम बेल्टन के किसी से कम नहीं है, या इनफैक्ट सबसे अच्छा इनका ही है अगर मैं बैटिंग से बात करूं। तो देख लेते हैं इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं। ये 12 ओवर का मैच था, तो यहाँ पर 107 बनाया था वार्विकशायर ने। लुइस ग्रेगोरी के 2 विकेट, डेवी के विकेट, लेवन भी नहीं खेल रहे थे आखिरी मैच पर, तो इनको इग्नोर करते हैं, नहीं तो इनके रन्स भी थे। हिलद्रेथ, रॉयल ऑफ वेंडमर्वर, पेसर्स का अपर हैंड। उसके बाद अगला मैच, अच्छा ये डकवर्थ लुइस लग गया तो चेस मतलब डिफेंडिंग टीम ने जीत हासिल करा, बैटिंग फर्स्ट टीम ने। उसके बाद 168 यहाँ पर बना। ग्रेगोरी के 2 विकेट्स, वालर के विकेट, ग्रेगोरी के कुछ रन्स भी हैं और आबेल के रन हैं। सॉमरसेट यहाँ पर चेस नहीं कर पाई। अगला मैच 203, ठीक है, वालर के विकेट। आप नोटिस करो टीम 200 रन कंसीड कर रही है। वालर का बॉलिंग फिगर 3 for 18, मतलब इकोनॉमिकल भी रहे थे और विकेट भी निकाला हुआ था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वालर रेगुलरली आपको 2-3 विकेट निकाल के देंगे, लेकिन विकेट टेकिंग है और ये जो इकोनॉमिकल रहते हैं यही इनके लिए सबसे बड़ी खासियत है। हो सकता है फैंटेसी में आपके लिए उतने काम पे नहीं आए, लेकिन मैच में इनका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी ग्रेगोरी, डेवी, वेंडमर्वर के विकेट्स हैं। सॉमरसेट चेज नहीं कर पाई। स्मिथ और ग्रेगोरी के रन्स भी हैं। ग्रेगोरी हमेशा ही यहाँ पर अच्छा कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे गए हैं इस ग्राउंड पे। पेसर्स के विकेट्स। फोर्थ मैच यहाँ पर हुआ था 140, जो काफ़ी कम स्कोर है। आपने ऊपर मैचेस देखे हैं कि यहाँ पर 200 रन बने हैं जो डिफेंड हो गया, 168 भी डिफेंड हो गया, और ये तो चलिए 12 ओवर का मैच था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 140 पर आ गया स्कोर तो वो चेस हो गया। विकेट्स निकाला किसने? ग्रेगोरी। और वालर आपको दिख जाएगा करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। बैटिंग में आबेल और लेमन भी जो काफ़ी कंट्रीब्यूशन करते थे, लेकिन उनको खिलाया नहीं गया था। आखिरी मैच में देखना पड़ेगा आज के मैच में खेलते हैं या नहीं। अगर खेलते तो काफ़ी हैंडी प्लेयर बन सकते हैं रिकॉर्ड्स के बेसिस पर, लेकिन फॉर्म जो है इनका भी उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना उनका पिछले सीजन में था। पेसर्स के अपर हैंड यहाँ पर भी है। और आखिरी जो मैच हुआ था 185 यहाँ पर बना था, ठीक है, जिसको भी चेस कर लिया था एसएस की टीम ने। हिलद्रेथ ने बिल्कुल फ्लाइंग स्टार्ट दिया था, आप कह सकते हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दिया था और उसी तरह के फिनिश भी हुए थे। लेकिन आप कह सकते हैं मिडिल ऑर्डर से थोड़ा नाखुशी होगी सॉमरसेट की टीम। बायरॉम, ग्रेगोरी, बेन ग्रीन के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। पेसर्स का अपर हैंड एसएक्स ने चेस कर लिया, जहाँ पर डेवी फिर से हमें देखने को मिल रहे हैं ब्रुक्स और डेलैंग के साथ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ग्राउंड पे रन तो बनते हैं। आपने 200 रन भी बनते हुए देखा है, आखिरी मैच में 180 भी बनते हुए हमने देखा है। मोर देन एवरेज टोटल यहाँ पर बन जाता है, ठीक है।
चेजिंग कंपैरेटिवली मैंने जितना देखा है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ इनिंग्स में चेज भी हो गए हैं। ये अभी सामने वाली टीम की बैटिंग कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप जैसा एक उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ पे रन्स तो काफ़ी बनते हैं और ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। उस तरह से बैटिंग कोलैप्स हमने होते हुए नहीं देखा है। इवन आखिरी ये जो हमने लो स्कोर देखा था यहाँ पर भी 140 ही था, इससे कम हमने बनते हुए देखा नहीं है। ठीक है, कुछ प्लेयर्स हमें ग्राउंड से देखने को मिले हैं जिनमें से लुइस ग्रेगोरी का नाम तो आ ही रहा है और ऑटोमेटिक चॉइस बन ही जाते हैं ये। इसके सिवाय अगर मैं और डेप्थ में जाऊं तो जेम्स हिल्ड्रेथ और टॉम आबेल आपको दिख जाएंगे। टॉम आबेल भले ही आखिरी मैच में फेल हुए हों, लेकिन हमेशा ही इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं। मतलब 5 में से 3-4 मैचेस में अच्छा करते ही हैं और इनका फॉर्म भी काफ़ी अच्छा रहा है ओवर द सीजन। भले ही वो आखिरी में फेल हो गए हों, लेकिन हमारे लिए फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले प्लेयर में से वो बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर डेटा नहीं है। अगर मैं क्लियरली आपको बता दूं कि उस तरह से नहीं, ये प्लेयर बिल्कुल आउटस्टैंडिंग सा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वही कुछ प्लेयर हैं, एक दो मैच में रन है ऐसा, लेकिन कंसिस्टेंटली कोई हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो देखते हैं हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। प्लेइंग 11 जो ये था आखिरी मैच पर रॉयल ऑफ वैंडरबर्ग को नंबर 3 पे उतारा गया था, क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन ये तक ना इनको सही जगह पर बैटिंग मिल रही है, बॉलिंग भी ठीक ठाक ओवर करवा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हैंडी प्लेयर बन जाते हैं भले ही आखिरी मैच से फेल हुए हों। उसके बाद टॉम आबेल, लुइस ग्रेगोरी, डेवी, जैसे मैंने बताया था इन्होंने बहुत ही अच्छा करा हुआ है काउंटी सीजन में। डेवी को पहले मैच में लोग ले नहीं रहे थे, इनके भी खाते में 3 विकेट था। लुइस ग्रेगोरी तो आपके लिए ऑटोमेटिक चॉइस हो ही जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर है। और टॉम आबेल, इसके सिवाय मुझे कुछ खास यहाँ पर देख नहीं रहा है। वॉलर, मैं यही कहूँगा, देखिए इनको अगर आपको लेना है रिस्क ले सकते हो। ये अगर एक विकेट भी निकालते हैं ना तब भी 40 के आसपास आपको पॉइंट देखे जाएंगे, लेकिन विकेट्स कितना निकालेंगे यही सबसे बड़ी बात है जो कि फैंटेसी में आपके लिए काम पे आएगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा इनिशियली इनको रिस्क नहीं लो, इनके ऊपर आप दूसरे किसी ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। सरे की तरफ से बात करें तो ऐसा प्लेइंग 11 हो सकता है जहां पर जेसन रॉय, जो कि काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं, मैं सही बताऊं तो अगर आपने मैच देखा होगा, विल जैक्स जितनी जितनी देर तक खेल रहे थे काफ़ी फ्लूइड नजर आ रहे थे। हालांकि अगर हम इसको भी एनालिसिस करें तो आपको दिखेगा कि विल जैक्स के सामने जो बॉलर्स आए थे विल जैक्स की तरफ से वो कतई इनएक्सपीरियंस बॉलर थे, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा जब उनको डेथ ओवर बॉलिंग दी गई थी। स्पेशली ब्रेक कूलिन जो बॉलर थे, उन्होंने अपने आखिरी ओवर में, मतलब या 19th ओवर में आके 3 जो बॉल उन्होंने डाला था उनमें से 2 नो बॉल था, तो इसीलिए उनको ओवर भी कैंसिल कर देना पड़ा। तो काफ़ी मिजरेबल दिन था उनके लिए। तो उनके सामने विल जैक्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नजर आए थे। ऑफकोर्स मैं कुछ क्रेडिट उनसे वापस नहीं ले रहा, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि उनके लिए भी चीज़ें आसान कर दिया था विल जैक्स के जो इनएक्सपीरियंस बॉलर थे उन्होंने। बाकी टीम में तो आपको रखना ही पड़ेगा जेसन रॉय के साथ विल जैक्स के। लॉरी इवांस कुछ खास इनका रिकॉर्ड नहीं रहा है, मतलब हिट और मिस टाइप रहे हैं। कुछ मैचों में उनके बड़े स्कोर्स भी हैं, कुछ मैच में नहीं है। अगेंस्ट समरसेट सैम करन तो ऑटोमेटिक पिक हो ही जाते हैं, ओपनिंग बॉलिंग पे भी आ रहे हैं। अभी जेमी ओवर्टन को टीम, मतलब ड्रीम 11 ने देके रखा है बॉलर सेक्शन में, लेकिन आपने देखा, मैंने बताया हुआ था कि इनके तरफ से मिनिमम 40 के आसपास पॉइंट्स और कंसिस्टेंटली मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं आते ही हिट करने की मेंटालिटी रखते हैं। और अगर आपने मैच देखा होगा आपको पता होगा कि ऐसा कोई बॉल नहीं था जहाँ पर उन्होंने हिट करने की कोशिश नहीं करी होगी। ठीक है, तो ये आते ही हिट करने की मेंटालिटी रखते हैं। अगर बॉल लग गया तो बाउंड्री के बाहर, और अगर नहीं लगा तो ऐसा ही है। और बॉलिंग इनको नहीं दी गई थी, अगर इनको बॉलिंग दी जाती है, एक आध विकेट गलती से भी निकाल लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर ये बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इनको बैटिंग के लिए ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन है ये बॉलर सेक्शन में। इनके कोच कैप्टन जो है गैरेथ बैटी, उन्होंने भी कहा है कि हम जेमी ओवर्टन को हमारे टीम के आंद्रे रसल की तरह ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आंद्रे रसल बॉलिंग भी करवाते हैं, लेकिन जेमी ओवर्टन को एज ए बॉलर अभी उतना दिखा नहीं जाता है। उसके बाद जेमी स्मिथ, टॉम करन, आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि टॉम करन को एज एन ऑलराउंडर यूज़ करती है टीम। आपने देखा बैटिंग कमाल की करी थी उन्होंने, जितना देर उनको मौका मिला था बॉलिंग भी प्रॉपर्ली मिला, डेथ ओवर में भी बॉलिंग कराई। विकेट नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन फिर से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। और सरे की तरफ से जो बेन प्लेयर रहे हैं इस फिक्चर में, जितना नाम आया है हमारे सामने, उनमें से टॉम करन का नाम कई बार आया है। ठीक है, उसके बाद गैरेथ बैटी, मोरियार्टी और डन, बहुत ही खराब डेब्यू था डन का। डेब्यू नहीं कहूँगा मैं, खराब फर्स्ट मैच था उनका, लेकिन T20 में काफ़ी इफेक्टिव बॉलर माने जाते हैं ये। अभी देखना पड़ेगा कितनी जल्दी कमबैक कर पाते हैं, लेकिन अभी तो स्मॉल लीग में इनको ले पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बेंच पे आमला है, लेकिन क्योंकि 2 ही फॉरेनर्स खिला सकती है टीम, तो इसीलिए वो नहीं ला पा रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं, क्यों नहीं खिला रहे मुझे पता नहीं, चलिए कोई भी रीज़न हो, आमला को तो वो नहीं खिलाया था। लेकिन रिकी क्लार्क एक ऑप्शन है जिनको हमने देखा है कई बार इनका नाम आता हुआ। देखना पड़ेगा टीम को खिलाती भी है या नहीं, और कुछ यहाँ पर खास बताने के लिए नहीं है। सोमर की तरह से बात करें तो बैंटन और ग्रेगोरी आपको सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन में दिख जाएंगे। बैंटन को काफ़ी लोग अभी भी बनाएंगे, जाहिर सी बात है, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था, और कीपिंग भी करेंगे क्योंकि। और उसके बाद हिल्ड्रेथ और डेलैंग,
डेलैंग ने बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करी हुई है और बॉलिंग से 3 विकेट निकाला ही हुआ है डेवी बॉलरों में से, और मैल्कम वॉलर और आबेल में से कोई एक। सारे की तरह से सैम करन और विल जैक सेफ में होंगे। उसके बाद रॉय या टॉम करन। रिस्क लेना है तो बैटी और मोडियार्टी में से कोई एक, और जेमी ओवर्टन का नाम आपको दिख जाएगा। अगर आप रिस्क ले सकते हो इनके ऊपर तो लेना, क्योंकि इनको बैटिंग तो मिल ही जाती है समझ लो, और इनको ज़्यादा गेंदों की ज़रूरत नहीं होती है। 10 गेंद काफ़ी है इनके लिए 25-30 रन तक रन बनाने के लिए, और अगर गलती से भी एक आध विकेट निकाल लेते हैं ना, तब आपके लिए और भी इफेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सोच के रखना। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अभी यहाँ पे जो है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लायक स्कोप नहीं है आपके पास। ठीक है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। देखिए, बैटिंग सेक्शन में ये जो है जेसन रॉय और विल जैक्स को आपको रखना पड़ेगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नेगेटिव बताऊँ पॉजिटिव बताऊँ। विल जैक्स आखिरी बार जो मैच खेल के गए हैं यहाँ पर, उन्होंने 50 लगाया हुआ है, और जेसन रॉय मुझे काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। लेकिन क्या है कि ज़्यादा बैटिंग ऑप्शन आपके पास है भी नहीं, तो आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद तो सैम करन, टॉम करन है ही, और मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन भी आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए। अभी अगर आपको सरे की तरफ से एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपके पास लॉरी इवांस का ऑप्शन है, आप जा सकते हैं इनके साथ। ठीक है, हालांकि बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं, और मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि लॉरी इवांस सीजन की शुरुआत में थोड़ा सा स्लो ही रहते हैं, ये आप एक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपके पास जेमी ओवर्टन का ऑप्शन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये मतलब प्रॉपर बैट्समैन की तरह नहीं खेलते हैं। इनको ज़रूरत होती है 10-15 गेंदों की, आएंगे मारेंगे चले जाएंगे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता स्कोर क्या है। मतलब कल के मैच में मैं देख ही रहा था, पहले भी देख चुका हूँ कि विकेट गिरने के बाद भी ये हिट करने की मेंटालिटी ही रखते हैं। तो ये एक चीज़ है, अगर बॉलिंग मिल जाती है, जो कि मिलेगा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, कभी भी मिल ही सकता है, तो जेमी ओवर्टन का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिलेक्शन है जो आपको करना है। बाकी यहाँ पर हिल्ड्रेथ हमारे टीम में होंगे, बैंटन तो ऑटोमेटिक कीपर चॉइस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रेगोरी हमारे टीम में होंगे, डेवी हमारे टीम में होंगे। डेलैंग मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव तो नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि ये बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में ये काफ़ी इफेक्टिव प्लेयर माने जाते हैं, तो आपको इनको भी रखना ही है। स्मॉल लीग की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी लीग में आप चाहे कुछ भी करो। ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे सोमरसेट की तरफ से अगर आपको लेना है, वॉलर का एक ऑप्शन है। मुझे नहीं लगता कोई भी इनकी तरह जाने वाला है, एक तो 9 क्रेडिट इन्होंने लेके रखा है, और मैं नहीं कहूँगा कि स्मॉल लीग में आप लो भी, क्योंकि ये बहुत बड़े बंचेस में विकेट लेने वाले बॉलरों में से नहीं है, कंसिस्टेंट विकेट टेकर ज़रूर है, और ये अगर गलती से एक विकेट भी निकाल लेते हैं तो भी 40 के आसपास आपको पॉइंट देके जाएंगे। सेफर ऑप्शन होगा रॉयल ऑफ हैंडम का। रॉयल ऑफ हैंडम सही जगह पर बैटिंग करने आ रहे हैं, बॉलिंग भी ठीक ठाक जगह पर कर रहे हैं, बैटिंग से फेल जरूर हुए हैं, लेकिन इस फिक्चर में इनके रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं। ठीक है, बाकी मैं अगर रिकॉर्ड्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा किसी का हमें रिकॉर्ड देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं लॉजिकल बेसिस पे जाऊं तो कुछ हद तक ऐसी टीम बन रही है जहां पर हो सकता है कि आबेल की तरफ लोग जाए भी, और नहीं आबेल के मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अनकॉमन होना चाहिए। काफ़ी ओपोनेंट्स आपके होंगे जो इनको रखेंगे, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अलग कुछ है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो सैम करन ऑटोमेटिक कैप्टन चॉइस बन जाते हैं। जिस तरह के मोमेंटम में वो चल रहे हैं, जिस तरह के जगह पर टीम इनको यूज़ कर रही है, उस हिसाब से वाइस कैप्टनसी के लिए आप ग्रेगोरी के साथ जा सकते हो, जो हमेशा इस ग्राउंड पे इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके सिवाय भी टॉम करन का भी ऑप्शन है। आप ये जो 2 कॉम्बिनेशन है इनको भी यूज़ कर सकते हो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन। इसके सिवाय बड़ी लीग अगर आप खेल रहे हो तो वहाँ पे आबेल के लिए एक स्पॉट कम से कम छोड़ के रखना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। छोटी लीग में टीम में रख लो, बड़ी बात है, लेकिन बड़ी लीग में इनके लिए एक स्पॉट बचा के रखना जहाँ पे आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी आप यहाँ पर कुछ कर सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इस मैच के बारे में, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर टीम बनाए हैं, और अभी क्या है, हाइड्रेट इस मोमेंट पर आया नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाएँ स्मॉल लीग में। ठीक है, तो फिर भी वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।